प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो शुरुआत करते हैं। विद्युत द्विध्रुव को समझने के लिए हम एक सरल उदाहरण का उपयोग करते हैं, जैसे HCl। बच्चों, आप HCl को H प्लस और Cl माइनस के रूप में लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि H के ऊपर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश Cl के ऊपर है, यानी कि H और Cl पर आवेश का परिमाण समान है और आवेश की प्रकृति विपरीत है। ठीक, अब HCl में धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है। अर्थात हम ये कहें कि दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन दोनों आवेशों को जो लाइन मिला रही है, जो रेखा मिला रही है, उसे द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो परिभाषा निकल कर आ गई कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं और दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती है उसे द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। अब देखो, मान के चलिए कि धनावेश जो है आपका वो x अक्ष पर है और ऋणावेश जो है आपका y अक्ष पर। इनके बीच में जो मध्य बिंदु है इनका, वो आपका मूल बिंदु मान लो। y एक्सिस पर धनावेश की ओर L दूरी मान लो और इधर भी L मान लो। तो ऐसे मिलाकर इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या मान लेंगे, 2L मान लेंगे। ठीक, और इन दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को हम बोलेंगे द्विध्रुव का केंद्र। चलो, क्या क्या सीख गए? हम सीख गए कि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती है उसे द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु जो होता है उसे अपन द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। हमने इनकी एक दूरी मान ली 2L। ये दूरी हमने कैलकुलेशन की दृष्टि से ली है ताकि इसको कैलकुलेशन करना आसान हो सके। तो हमें क्या सीखा? द्विध्रुव के बारे में सीखा कि एक ऋण Q है, एक धन Q है, दोनों आवेशों के बीच की थोड़ी दूरी है 2L। तो हम ये मान के चले कि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? तो अगर विद्युत द्विध्रुव पर आपसे कोई पूछे कि कुल आवेश बताइए, तो जब हम विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश देखते हैं तो -Q और +Q, तो टोटल हो गया 0। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश 0 होता है। कुल आवेश 0 होने का अर्थ ये नहीं कि द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 होगा। उसका कारण है कि -Q और +Q के बीच में कुछ दूरी होती है और इनके कारण जब विद्युत क्षेत्र देखते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, विद्युत क्षेत्र को जोड़ते हैं -Q और +Q के कारण, तो वह एक दूसरे को निरस्त नहीं करता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुल आवेश 0 होने का अर्थ है कि इसका विद्युत क्षेत्र 0 होगा। विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव की दिशा परिपाटी के अनुसार विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। आदर्श द्विध्रुव का आकार, अगर आदर्श द्विध्रुव की बात करें, जैसे जैसे हम दूरी को घटाते जाते हैं उसका आवेश बढ़ते जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आदर्श द्विध्रुव का जो आकार होता है वो होगा 2L टेंड्स टू 0, अर्थात 0 की ओर अग्रसर। मैं ये कह सकता हूं कि द्विध्रुव का आकार लगभग 0 होता है। और जब हम दूरी कम करते हैं तो द्विध्रुव का आवेश क्या होता है, बढ़ता है। तो अब आदर्श द्विध्रुव पर जब आपको आवेश की चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्श द्विध्रुव का आवेश अनंत की ओर अग्रसर है और आदर्श द्विध्रुव का आकार 0 की ओर अग्रसर है। तो आदर्श द्विध्रुव का आकार लगभग 0 और उस पर जो आवेश होता है वह अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण पर। अभी जब मैंने आपको द्विध्रुव के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया कि भाई एक ऋण Q
और एक धन q एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, यानी दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, हम उसे विद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है द्विध्रुव की प्रबलता को बताता है, उसकी शक्ति को बताता है, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। तो द्विध्रुव के एक आवेश ले लेते हैं द्विध्रुव का, और दोनों आवेशों के बीच की अगर दूरी का गुणा कर दे तो हमें जो मिलता है वो होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? तो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि जो द्विध्रुव की दिशा होती है सदैव -q से +q की ओर होती है। इसके मात्रक पे चर्चा करें तो SI मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक बच्चों देखो कूलाम होता है, दूरी का मीटर होता है, तो हम लिखेंगे कूलाम मीटर। अगर हम CGS मात्रक की बात करें तो आवेश का CGS मात्रक स्थित कूलाम होता है, और दूरी के लिए हम लोग सेंटीमीटर प्रयोग करते हैं, तो स्थित कूलाम सेंटीमीटर। विमेय सूत्र निकालें तो देखो आवेश का विमेय सूत्र बच्चों होता है AT, दूरी के लिए हम L यूज करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं m0 L1 T1 A1। ये मैं चर्चा कर चुका हूं कि यह एक सदिश राशि है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताता है बच्चों? तो द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव की प्रबलता को बताता है, और इसका सूत्र हो जाएगा P = Q × 2L। यह एक सदिश राशि है। SI मात्रक कूलाम मीटर, CGS मात्रक स्थित कूलाम सेंटीमीटर। विमेय सूत्र LTA। आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब द्विध्रुव आपको समझाया तो मैंने आपको HCl का उदाहरण दिया था, और HCl में मैंने कहा था कि जो धनावेश का केंद्र है और ऋणावेश का केंद्र है एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। यदि किसी अणु में ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र और धनावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं तो इन्हें ध्रुवीय अणु कहते हैं। इनके उदाहरण HCl, NaCl, H2O आदि हैं। और यदि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती हो जाते हैं तो उन्हें हम अध्रुवीय अणु कहते हैं, जैसे CO2, H2, N2 आदि। तो यदि किसी अणु में ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र और धनावेश का द्रव्यमान केंद्र संपाती हो जाते हैं तो उन्हें अध्रुवीय अणु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर चर्चा करते हैं। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो स्थितियों में पढ़ेंगे, पहली अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। तो शुरुआत करते हैं अक्षीय स्थिति की। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हैं। तो ये हमारे सामने एक हम विद्युत द्विध्रुव मान लिया कि ये ऋण Q और धन Q, ये एक विद्युत द्विध्रुव। ठीक, इसका जो मध्य बिंदु है उसको हमने O मान लिया। अब इस दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती है उसे हम लोग द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो इस अक्ष पर मान लो मैंने एक बिंदु P यहाँ ले लिया है और यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है उसको हम R मान लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। अब ये जो 2L है इसको मध्य बिंदु से इधर L और इधर L मान ले। ठीक, अब एक एक करके, क्योंकि हमें दोनों आवेशों का एक साथ विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना नहीं आता है, एक बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना जानते हैं, जो हमने पहले सीखी थी। E = 1/4 पाई ε0 Q/r² से। तो आ गई होगी आपके दिमाग में एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करेंगे कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और फिर ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और अंत में दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो उत्तर आएगा वो आपका द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो शुरुआत करते हैं। द्विध्रुव के धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता देख रहे हैं, और धनावेश देखो इसे ए बिंदु मान लो और इसे बी बिंदु मान लो। तो धनावेश जो है आपका बिंदु बी पर है। ठीक, अब आप ये भी देखो कि बिंदु बी से पी तक की दूरी, बीपी दूरी जो है ये कितनी हो जाएगी। तो ये देखो ध्यान से, इस पूरा आर है ओ से पी तक का, तो अगर हमें बीपी चाहिए तो इस आर में से हमारा ये एल माइनस कर लेंगे, तो आर माइनस एल। उसी टाइप से अगर हमें एपी की जरूरत पड़े ऋण आवेश के लिए, तो एपी बराबर ये दूरी एल है ओ से पी ए तक की, तो बाकी वाली दूरी आर इसमें ऐड हो जाएगी, तो आर प्लस एल। ठीक, तो अब धन क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि इसको मैं पहला आवेश मान लूं, तो E1 लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा बीपी का। दिशा किधर है बच्चों इसकी, तो हमें यह पता है कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर होती है। तो हमें यहाँ बाहर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 हमने बना दी। तो ये बी से पी की ओर जा रही है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे बीपी दिशा में। हमारे पास बीपी की दूरी अवेलेबल है जो हमने पहले ही निकाल ली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, ये हो जाएगा आर माइनस एल का वर्ग। इसी प्रकार हम ऋण क्यू आवेश के लिए भी निकाल लेते हैं। तो ऋण क्यू आवेश के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, अब माइनस क्यू कहाँ है ए पर, तो दूरी हो गई आपका एपी का वर्ग। जब हम ऋण क्यू आवेश की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर भी जानते हैं कि ऋण क्यू आवेश के लिए जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है सदैव ऋण क्यू आवेश की ओर होती है। तो इसकी दिशा हम बना देते हैं बच्चों ऋण क्यू आवेश की तरफ, ये हो गई आपका E2। ठीक, तो ये दिशा हुई आपकी P से A की ओर, PA दिशा में। और एपी की दूरी हमारे पास है आर प्लस एल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस एल का वर्ग। इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको आप समीकरण 2 दे दो। बच्चों अब हमें पूरे द्विध्रुव के कारण चाहिए, ये तो हमने धनावेश और ऋणावेश के कारण निकाली। तो जब धनावेश के कारण और ऋणावेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली, तो हमने ये देखा कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर है, ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर की ओर है, यानी कि दोनों की जो तीव्रताएं हैं वो ठीक विपरीत दिशाओं में है। अर्थात हमें इन दोनों को जब जोड़ना है, ऐड करना है, तो सदिश में हम जानते हैं कि इनकी दिशाएं हमें एक साथ करनी पड़ेगी। एक चीज और ध्यान से देखो, तो जो E1 का मान है, जो समीकरण 1 में मान है, वो समीकरण 2 से अधिक है। तो यानी कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है कि जो E1 की वैल्यू है वो E2 से ज्यादा है। तो इससे हमें यह पता पड़ा कि हम जो छोटा है उसकी डायरेक्शन बदलेंगे, तो हम E2 की डायरेक्शन बदलेंगे। तो E2 की जब डायरेक्शन आप बदलते हैं तो E1 तो आपका जैसा है वैसा ही रहता है, और जब आपने E2 की डायरेक्शन बदली तो वो क्या हो गई, माइनस। ठीक, तो अब हम इनकी परिणामी तीव्रता निकालते हैं। तो परिणामी तीव्रता जब आपने निकाली तो E बराबर E1 का परिणाम माइनस E2 का परिमाण, वैल्यू पुट कर दो। E1 की वैल्यू हमारे पास यहां पर आई, देखिए ये आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस एल का वर्ग। तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस एल का वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस एल का वर्ग। सामान्य गणित है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इसमें कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब जब r माइनस एल और r प्लस एल का आप एलसीएम लेते हैं तो एक फार्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं, दिमाग में रखिएगा। a वर्ग माइनस बी वर्ग का सूत्र ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ r का वर्ग माइनस l के वर्ग का होल वर्ग। इस r माइनस एल के होल वर्ग से भाग लगाते हैं तो हमें मिलता है r प्लस एल का होल वर्ग माइनस इस r प्लस एल वर्ग से भाग लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा r माइनस एल का होल वर्ग। इसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे जो हमने यहाँ लिखा, तो इस पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे को a माना तो ये हो गया a r प्लस एल, प्लस इसको b मानेंगे तो r माइनस एल, b हो गया r, ये हो गया a प्लस बी। फिर हमको क्या चाहिए a माइनस बी, तो r प्लस एल, इस वाले में माइनस का इंटू हो जाएगा माइनस r प्लस एल बटे में हो जाएगा r वर्ग माइनस एल वर्ग का होल वर्ग। इस l से l कैंसल, इस r से ये r कैंसल। तो बच्चों देखो r और r मिलाकर 2r और l और l मिलाकर 2l, तो क्या हो गया हमारे पास E बराबर आया q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2r इंटू 2l अपॉन r वर्ग माइनस एल वर्ग का होल वर्ग। ठीक, अब यह देखें ध्यान से, तो ये q इंटू 2l जो हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण वो बन गया, तो q इंटू 2l हो गया आपका p, इसकी जगह मैंने रख दिया p, तो ये हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस q और इस 2l की जगह पर क्या आ गया p आ गया, और 2r तो है ही सही, तो ये हो गया 2pr बटे r वर्ग माइनस एल वर्ग का। अब बच्चों हमने ये पढ़ा कि भाई दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, अर्थात हम ये कहें कि r जो है वो l से ज्यादा दूरी पर है, इसीलिए हम l वर्ग को नगण्य कर देंगे। तो l वर्ग को नगण्य करने पर, जब l वर्ग को आप नगण्य कर देंगे तो ये l वर्ग को हमें छोड़ देना है। जब आप l वर्ग को छोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बटे l वर्ग छोड़ देंगे तो r में r का वर्ग क्या हो जाएगा r की घात 4, और इस r से आप कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा। तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गई बच्चों आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर दिशा की बात करें तो हमने इनके लिए जो फाइनल दिशा इधर देखेंगे, अगर E2 को हमने बदला था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये किधर लग रही है, परिणामी जो तीव्रता है OB दिशा में है। तो जो परिणामी तीव्रता फाइनली आई आपकी OB दिशा में या OP दिशा में सब, ठीक है। अब पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम इसे समझने के लिए यहां पर एक द्विध्रुव लेते हैं। ये हमारे पास एक द्विध्रुव है, -q और +q। अब निरक्षीय का मतलब होता है जो ठीक अक्ष के लंबवत हो, मध्य बिंदु से 90 डिग्री का कोण। यहां एक बिंदु P है, R दूरी मान लेते हैं कि भाई O से P तक की जो दूरी है वो कितनी है R। O से P तक की दूरी R है और इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। ये द्विध्रुव है। अब ये देखेंगे जो धनावेश है, इसको जो रेखा मिला रही वो BP हो गई। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखें तो ये एक आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और ये दूरी 2l होती है। इस 2l में एक l ये हो गया और एक l ये हो, एक l ये है और ये r है। अब इसमें जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं इस वाले त्रिभुज में तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का।
तो ये वाली दूरी बीपी है, तो ये हो गया आपका बीपी का वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वर्ग हटा दे तो अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर आर वर्ग धन एल। ठीक, ये दूरी भी हमने निकाल ली। यानी कि हमें अगर बीपी दूरी की जरूरत पड़े तो वो हो गई आपकी अंडर रूट ऑफ आर वर्ग धन एल। इसी टाइप से आपको एपी की भी जरूरत पड़ेगी, तो एपी भी आपकी वही होगी जो आपका बीपी है। ठीक, चल अब धन क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमें एक एक आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आती है, तो धन क्यू आवेश के कारण निकालते हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट क्यू बटा, अब ये दूरी क्या हो जाएगी बीपी, तो क्यू बटा बीपी का वर्ग। और धनावेश के लिए दिशा सदैव क्या होती है, उससे बाहर होती है, तो आवेश से दूर बाहर की तरफ ये हमने बना दी धनावेश के लिए। ये हो गई बच्चों आपकी दिशा E1। तो ये आ गया बच्चों बीपी दिशा में। बीपी के लिए दूरी हम निकाल चुके हैं, अंडर रूट आर वर्ग धन एल वर्ग, चूंकि यहाँ वर्ग चाहिए तो 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट क्यू बटा आर वर्ग धन एल, इसको दे दीजिए समीकरण 1। अब इसी प्रकार से जब आप ऋण क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ऋण क्यू आवेश के लिए आप एपी वाली दूरी लेंगे और ऋण आवेश आपका अंदर की ओर है, तो इस परिस्थिति में आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 जो है वो आपका अंदर की ओर होगा। ठीक, तो निकालते हैं ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट क्यू बटा एपी का वर्ग। एपी के लिए जो दिशा हमने देखी वो देखी P से A की ओर, तो ये हो गई आपकी PA दिशा में। अब PA के लिए भी दूरी आपकी वही है, 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट क्यू बटा आर वर्ग धन, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब ये समझते हैं कि हमको अगर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें देखो, अगर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो ये जो E1 है और ये जो E2 है इसे घटकों में वियोजित करना पड़ेगा, कंपाउंड में बांटना पड़ेगा। या देखिए ये वाला कोण मान ले कि थीटा है, अगर ये थीटा है, यहाँ एक लाइन खींच देते देखो, तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी आपका थीटा होगा, और अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी आपका थीटा होगा। अब इस E1 के दो कंपोनेंट करते हैं। सबसे पहले तो एक ऊपर लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक और एक हम लेंगे क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक बच्चों आया आपका E1 sin थीटा, क्षैतिज घटक आया आपका E1 cos थीटा, थीटा के साथ जो आए वो cos थीटा। अब इस E2 के भी दो भाग करेंगे, क्योंकि E2 की दिशा नीचे है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा E2 cos थीटा, जो थीटा के साथ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा E2 sin थीटा की दिशा अपन को नीचे ही रखनी थी, क्योंकि इसकी जो दिशा है ऋणावेश की तरह अग्रसर होती है। तो अभी हमने देखा, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को भी ध्यान से देखो। एक है क्यू बाई आर वर्ग धन एल वर्ग, बी भी देखो 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट क्यू बटा आर वर्ग धन एल वर्ग। तो E1 और E2 का देखो, एक तो क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि E1 और E2 के जो मान हैं वो एक जैसे हैं। अगर साइन थीटा वाले में देखो तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं और दोनों के मान बराबर है, तो इस E2 की जगह भी मैं E1 लिख रहा हूं। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और हमारे पास जो दोनों ही कोस थीटा है, भले वो E1 कोस थीटा हो और E2 कोस थीटा हो, दोनों ही एक ही दिशा में है, तो E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो क्या हो गया, E1 व E2 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा
बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त और खत्म हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब इन दोनों को जोड़ देना है भैया। तो E बराबर हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है, पर E1 और E2 के मान बराबर हैं, इसीलिए इस E2 की जगह भी मैं लिख रहा हूं E1 cos थीटा। दोनों मिलाकर हो गए बच्चों 2E1 cos थीटा। E1 का मान हमने निकाल लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R वर्ग धन L वर्ग। हमें cos थीटा का मान चाहिए, तो बच्चों cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो हमारा आधार है वो तो L है, और कर्ण जो है आपका ये आया था √R वर्ग धन L। तो L बटा √R वर्ग धन L। तो cos थीटा की जगह रख दिया हमने L बटा √R वर्ग धन L। इसका जब सॉल्व देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया, इसको ऐसा लिख लो Q इंटू 2L। अब इसके ऊपर 1 पावर और इसके ऊपर हाफ पावर, 1 और 1 प्लस 1/2, तो क्या हो गई पावर 3/2। तो ये हो गई भैया R वर्ग धन L वर्ग की होल पावर 3/2। ठीक, अब हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो R है वो इस L से बड़ा होता है, तो L वर्ग को क्या कर देंगे नगण्य कर देंगे, नगण्य करने पर L वर्ग को नगण्य करने, तो इस L वर्ग को छोड़ देंगे, और ये जो Q इंटू 2L है ये क्या होता है आपका, तो ये Q इंटू 2L हमारा होता है P। तो हमारे पास जो आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो था इस Q इंटू 2L की जगह क्या लिख रहा हूं मैं P लिख रहा हूं, और L वर्ग को मैं नगण्य कर चुका हूं, तो R वर्ग की पावर हो गई बच्चों 3/2। 2 से 2 कैंसल, तो बच्चों आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ न्यूटन पर कूलम। अब इसकी जो फाइनल डायरेक्शन है उस पर भी बात कर लें। जब हम फाइनल देखें तो ये देखो, ये जो हमारा है जो AB है इसके ठीक समानांतर ऐसे जा रही है, तो अब कह सकते हैं कि भाई ये किधर होगी, तो AB के समानांतर होगी, या BA के समानांतर, B से A की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। ठीक, हमने दिशा भी निकाली। जब हमने अक्षीय स्थिति की बात करी थी तो हमारा जो फार्मूला आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी तुलना में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डबल होती है, 2 गुनी होती, क्योंकि वहां 2P/R³ आया था। अगर हम द्विध्रुव के लिए जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं तो वो दूरी के क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है, जबकि हमने एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखी थी, आई थी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो याद रखना एक बिंदु आवेश के लिए, और ये है द्विध्रुव के लिए। जब द्विध्रुव के लिए पूछे तो R³ लिखना है, और जब एक बिंदु आवेश के लिए पूछे तो R वर्ग लिखना है। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।